लेकिन सौभाग्य से मैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो निर्णय का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हो, कोई भी राष्ट्रवादी विषय रहा तो मैं आक्रामकता के साथ में अपनी भूमिका को रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष हमारे सबके बड़े भाई दयाशंकर जी तिवारी नवभारत कार्यालय में है। भैया, मैं आपका नवभारत परिवार की तरफ से एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते और आप उनके बड़े होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो नई जिम्मेदारी आपको दी और इस जिम्मेदारी को आप, चूँकि आप स्टार्टअप्स के और इनोवेशंस के पुरोधा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में जो पुराने समय में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी और वर्तमान की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। जब मशीनरी पर पार्टी काम करने लगे और मैन पावर सेकेंडरी हो जाए तो उसके कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। ऐसा पार्टी में रहते हुए भी सूचना देकर के बारंबार सुधारने की हमने कोशिश करी, लेकिन सौभाग्य से मैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो निर्णय का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हो, कोई भी राष्ट्रवादी विषय रहा तो मैं आक्रामकता के साथ में अपनी भूमिका को रखता हूँ। 14 तारीख को मुझे अध्यक्ष पद मिला, 15 तारीख को मैं मुंबई बैठक में गया और तिरंगा यात्रा निकालना है, इस प्रकार से पार्टी का निर्देश हुआ। 16 तारीख को पालक मंत्री जी ने कहा कि मैं 18 तारीख की सुबह आपको समय दूंगा और 18 को हम सब ने तिरंगा यात्रा निकाली। उसी दिन से मुझे जो लक्ष्य दिया था उस दिशा पे मैं भिड़ गया। जो पार्टी एसएमएस और व्हाट्सएप पे ही शुरुआत हो गई थी, मैं केवल पार्टी नहीं, आज समाज की स्थिति यह है, शादी की पत्रिकाएं भी व्हाट्सएप पे ही चालू हैं करके, तो पार्टी को क्यों दोष देना? पूरी सामाजिक व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है। मैंने पुराने ढर्रे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो 108 नगर सेवक थे उनको फ़ोन किया, व्यक्तिगत फ़ोन करके उनसे बात करी। भारतीय जनता पार्टी की टोटल 40 आघाड़ियाँ हैं, प्रकोष्ठ, वो 40 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महामंत्री से मैंने बात करी और जब इनसे मैंने कहा कि उस कार्यक्रम में आना है तो सब लोग यही कहते थे कि हाँ, हम आघाड़ी के लोगों को बता देंगे, हम अपने प्रकोष्ठ के लोगों को बता देंगे। मुझसे पूर्व जो कार्य करने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों तक सूचना पहुंच जाए, उसी में खुश होते थे। क्योंकि मुझे आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव फेस करने हैं, इसलिए मैंने मेरा टारगेट फिक्स किया था कि मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भरोसे नहीं, सामान्य जनता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके कार्य करना है। तो मैंने जितने भी फ़ोन किए उनसे मैंने एक ही चीज़ कही कि मुझे आघाड़ी का आप एक आदमी नहीं लेके आए तो भी चलेगा, आपको खुद आना है और आप जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ से 25 आदमी को फ़ोन करना है, आपके साथ 10 लोग आएंगे तो भी मुझे चलेगा। आप सब लोगों ने तिरंगा यात्रा कवर करी। उस तिरंगा यात्रा में 70% सामान्य जनता थी और 30% भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मैंने शुरुआत उसी दिन से कर दी। उसके बाद अहिल्या देवी होलकर का विषय आ गया। इतिहास मेरा रुचि का विषय है और अहिल्या देवी होलकर का 3 शताब्दी वर्ष आ गया। सांस्कृतिक क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ही लोगों तक अहिल्या देवी पहुँचे, ये विषय आ गया। फिर मुझे मेरे पिच पर खेलने का मौका मिल गया।
उसमें भी नया मैंने युवा मोर्चा के सब लोगों को एक साथ जमा किया और मैंने कहा युवा सम्मेलन युवा मोर्चा का नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कि किसका होगा करके। आप सब लोग कारपोरेशन कवर करते हैं। मेरे महापौर के कार्यकाल में मैंने सुपर 75 नाम की एक योजना शुरू की थी कि महानगर पालिका के जो बच्चे हैं उन बच्चों को JEE और नीट की प्रशिक्षण मिले। एक बच्चा शायद इस बार अभी 350 बच्चे हो गए हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है। इस बार एक निर्मल माटे नाम का बच्चा है, वो JEE एडवांस क्लियर नहीं कर सका, लेकिन NITs में उसको एडमिशन मिला, लेकिन JEE एडवांस तक वो बच्चा गया पहुंच गया। और वो कोविड की बैच का बच्चा था, पहली बैच का। तीसरी बैच से बच्चे IIT में नीट में जाएंगे, इस प्रकार का प्रशिक्षण उनको शुरू है। तो इस बहाने जो एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है। उनसे मेरा इंटरेक्शन था, इसलिए मैंने युवा मोर्चा के बच्चों से कहा कि आप ये सारे लोगों के पास जाइए और इनकी क्लास में जाकर के अहिल्या देवी होलकर बताना है। कारण नए लोगों के बीच में जाकर के अहिल्या देवी होलकर के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना है। और हम पॉलिटिकल पर्सन हैं, इसलिए हम जो भी करेंगे उसमें राजनीति समाविष्ट है। तो अहिल्या देवी होलकर के कैरेक्टर को डिफाइन करते समय उनका जो समाज का सर्वसमावेशक विचार है, उस विचार को वर्तमान सरकार कैसे कर रही है, और मोदी जी की प्रेरणा अहिल्या देवी होलकर है। और उसका प्रमाण हम लोग देते थे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब मोदी जी गए तो पहला दर्शन अहिल्या देवी होलकर का किया, उसके बाद वो भोले बाबा के दर्शन करने गए, अर्थात वो उनकी प्रेरणा रही है। तो हमारे मोदी जी भी चले जाते थे और अहिल्या देवी होलकर भी चले जाते थे। 12,500 विद्यार्थियों से हमने चर्चा करी। एक दिन तो एक ही दिन में 5,500 विद्यार्थी थे। 3,700 कुछ विद्यार्थी एलन में थे, जिसमें मैं IT पार्क में गया था, और 1,700 कुछ विद्यार्थी वर्धमान नगर की एलन में थे, और 1 घंटे में वहाँ 16 सर गए थे। हम लोगों ने 1 घंटे में 5,500 से ज़्यादा लोगों से चर्चा करी। ये केवल नौजवान नहीं, नौजवान के अलावा महिलाओं के बीच में भी जब हम गए तो अन्य सामाजिक संगठनों के जो महिला संगठन हैं उनसे हमने कहा कि आप अहिल्या देवी होलकर पर कार्यक्रम आयोजित करो। पहले हम भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को कहते थे, वो महिला विंग सबको जमा कर लेती थी और हम हमारे ही लोगों को अहिल्या देवी होलकर बताते थे। तो वो ना करते हुए सामान्य लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले भी है या नहीं भी है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उनको एकत्रित करके हमने अहिल्या देवी होलकर के बारे में लोगों के बीच में जानकारी प्रदान करी। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहा कि अहिल्या देवी होलकर का कार्यक्रम लेना है। हमारी जो विंग है वैद्यकीय आघाड़ी, उसने कहा अभी IIMA क्यों लेंगे करके। मैंने कहा आप IIMA के अध्यक्ष के पास जाइए, बात कराइए, वो नहीं बोलेगा करके। अभी सावरबांदे जी, डॉक्टर सावरबांदे IIMA के अध्यक्ष हैं, उनके पास डॉक्टर चरडे गए, उन्होंने बात किया। मैंने बताया कि भाई उस ज़माने में हेल्थ के विषय को लेकर के जो अहिल्या देवी होलकर ने कार्य किया है करके, वो विषय आपकी टीम तक पहुंचना चाहिए और अहिल्या देवी होलकर का कैरेक्टर आपके बीच पहुंचना चाहिए, इसलिए कार्यक्रम लेना है। अब IIMA ने कार्यक्रम लिया अहिल्या देवी होलकर का। समाज के हर तबके में जो सीधा भाजपा से ना जुड़ा हो, उसके बीच में जाकर के संवाद स्थापित करना, और जो विषय पार्टी लाइन ने दिया है कि अहिल्या देवी होलकर के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना, वो हमने इस माध्यम से नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। जेम तेम वो ख़त्म हुआ 31 तारीख को, तो अभी मोदी जी के 11 साल आ गए। मोदी जी के 11 साल में भी महानगर पालिका से जुड़ा होने के कारण, आप सब लोग महानगर पालिका की मीट कवर करते हो, तो पिछले 3 वर्षों से इलेक्टेड बॉडी ना होने के कारण जनता, नगर सेवक और प्रशासन, ये तीनों की जो एक धुरी थी, इसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधि ये शब्द गायब हो गया, और इस कारण से जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। और आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर हो सकता है, ऐसा परिलक्षित होने लगा। ऐसा इसलिए परिलक्षित होने लगा कि जो जेंट्स नगर सेवक थे वो तो पूरे तन्मयता से काम में लगे हुए थे, लेकिन 50% हमारी बहनें भी हैं। उन 50% बहनों में
कुछ बहनें ऐसी थी जो खुद कार्य करती थी और कुछ बहनों के धर्मपति काम करते थे। इस दृष्टि से वो जो कोऑर्डिनेशन टूट गया तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है, ऐसा महसूस हुआ। अब जो चीज़ महसूस हो रही है, सिम्टम्स दिख रहे, तो उसका इलाज होना आवश्यक है। ये 11 वर्ष के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तय किया कि हमारी चौक सभा होनी चाहिए। हमने इस चौक सभा को नुक्कड़ सभा में परिवर्तित किया और हर 5 बूथ पर एक सभा होनी चाहिए, इस प्रकार से निर्णय लिया। और नागपुर शहर में हम 400 सभाएं कर रहे हैं और उसको डिज़ाइन ऐसा किया कि 400 सभा में जो भाषण देंगे वो चारों नगर सेवक भाषण देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। और वो वही बताएंगे जो उन्होंने कारपोरेशन में किया। हम सभा ले रहे हैं मोदी जी के 11 साल की। तो लोगों ने मारा नहीं उनको। और ये कार्यक्रम चालू हो गए, हमारी 30 से ऊपर सभाएं हो चुकी हैं। हो गई। ये करने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि जनता के बीच में अगर किसी प्रकार की नाराज़ी है तो जब हम छोटी सभा में 100 लोगों के 125 लोगों के बीच बैठेंगे तो संवाद होता है और उस संवाद में कोई व्यक्ति अपना गुस्सा व्यक्त करता है। तो हमारे विरोध में अगर कोई निगेटिविटी है तो वो उभर करके बाहर आ जाएगी। आज अगर बाहर आ गई तो उसको पैच करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमारे पास 2 महीने 2.5 महीने का समय है। हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, उसकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं और उसके घर पे जा कर के उसको समझा सकते हैं। शायद ये चांस हमारे पास नहीं रहता और हम सीधा चुनाव में जाते और उस समय वो आक्रामकता से विरोध करता तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा सकता था। इसी दृष्टि से ये 400 सभा को हम लोग नियोजित कर रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी टारगेट यही है कि वो 400 सभा में अगर 100 लोगों की सभा है तो उसमें कम से कम 50 लोग सामान्य नागरिक होने चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के 100 पदाधिकारी जमा हो गए, कारण हमारी एक बूथ समिति 30 लोगों की है। अब 5 बूथ की हम लोग बैठक लेंगे तो 150 लोग हमारे ही आ गए और हमने उनको ही बता दिया कि हमने 11 साल में क्या किया, तो औचित्य नहीं है करके। इस दृष्टि से उसका नियोजन किया है और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आती है। उसके लिए हमने पर्यवेक्षक रखा है जो उस मंडल का नहीं है, बाहर का व्यक्ति जा कर के ये सारी जानकारी देता है। और वहाँ अगर कुछ निगेटिव बात भी हुई तो जिनके साथ हुई वो नगर सेवक हमें रिपोर्ट करे कि यहाँ ऐसी चर्चा है, जिससे हम उसको, अगर वो डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेकर के हैं, अगर कहीं वो महानगर पालिका के प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट्स को लेकर के हैं, तो ये सारी चीज़ों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोग वार फुट लेवल पर वहाँ पर काम करें, ऐसा उसका नियोजन किया है करके। और केवल नगर सेवक भाषण करेंगे ऐसा नहीं है, वो केवल कारपोरेशन का विषय बोलेंगे। इसके बाद में जो मंडल का अध्यक्ष है वो मोदी जी के 5 साल के बारे में, मोदी जी के 11 साल, देवेंद्र जी के 11 साल, इस पर भाषण करेगा। इस प्रकार से इसको नियोजन किया है करके। इसमें लाभार्थियों के इंटरव्यू लेना यह भी उसमें शामिल है और यह सारा का सारा डाटा हमको स्टेट को अपलोड करना है। यानी आप सबके लिए को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नागपुर अकेला ऐसा शहर है जिसने 400 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया है। मुंबई ने भी 400 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन नहीं किया है करके। हम यह जो संधि मिली है, इस संधि को जो नकारात्मकता प्रशासन के काम में जो ढिलाई हुई है उसके कारण पैदा हुई है, उसको दूर करने की दृष्टि से हम इसका नियोजन करके उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, नितिन जी के द्वारा किए गए जो काम है वो काम नागपुर शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, प्रत्येक प्रभाग में हुए हैं। लोगों की स्मृति बहुत छोटी रहती है, इसलिए वो सारी चीज़ फिर से रिमाइंड हो जाना चाहिए। इसलिए पॉम्पलेट के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से, घर चलो अभियान के अंतर्गत भी इस बात को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जनरली पॉलिटिकल कार्यकर्ता आता है तो जैसा पोस्टमैन पत्रक देता है वैसा दे करके चले जाता है। अभी हमने उसके लिए भी अभ्यास वर्ग लिया और हमने बताया कि आपको पोस्टमैन जैसा पत्रक नहीं देना है, आपको घर के अंदर जा कर के पत्रक देना है। अब घर के अंदर जा कर के पत्रक देना है तो वही दे सकता है जो वहाँ का रहने वाला है। इसलिए पार्टी की बूथ यंत्रणा में हमने पेज प्रमुख बनाया है। पेज प्रमुख यानी एक व्यक्ति 120 वोटर को देखेगा। 120 वोटर को उसको देखना है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 से
35 घर देखना है, तो उस बस्ती में रहने वाला वो 35 घर के संपर्क में रहता है जो घर के अंदर जा सकता है। वो घर के अंदर जाए, पॉम्पलेट दे, और वो अंदर जाता है। कोई व्यक्ति घर में आया है तो गुस्सा रहा तो गुस्सा भी निकल जाता है, अच्छी बात हुई तो अच्छी बात भी निकल जाती है। तो जो कुछ भी समाज में चल रहा है उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी तक पहुँचे, इस पूरे नियोजन के माध्यम से ये करने की हमने कोशिश की है। और जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसके आधार पे नकारात्मकता समाप्त करके सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने के प्रयास चालू हैं। आप यानी फिर से मुझे पता नहीं ये प्रश्न कितना राजनीतिक है, ये प्रश्न कि जब जब इस तरह की कोई बड़ी चुनौती आती है, यानी 2019 का चुनाव आना था, हमारी पहली सरकार का एंटी इनकम्बेंसी हो ना हो अपने आप तैयार हो जाता है, वो एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती है। 2014 से 19 के बीच में मोदी जी का हो या बाद में देवेंद्र जी का हो, ऐसे समय उसके ठीक 1 साल पहले आपको महापौर बना दिया। अब कॉरपोरेशन चुनाव सिर पर है, हमारा स्कोर 109 ऑफ 151 है। अब वो 109 बरकरार रखने के लिए आपको पार्टी अध्यक्ष बना दिया। आपको कैसा लगता है कि हर बार आपको ऐसे समय घोड़े पे बिठा देते हैं? जब 2017 में भी मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं, चेयरमैन 2012 वही ना, 14 के इलेक्शन के पहले ही ना। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों, और आपको कैसा लगता है, ये आपकी अग्नि परीक्षा होती है या नहीं? पार्टी मुझ पर विश्वास पार्टी मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है और मैं विश्वास पर खरा उतरने की दिशा में मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि ये पूरी तैयारी आपने कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भले देखते हुए या ना देखते हुए, लेकिन ये जो नहीं, मैंने बहुत स्पष्टता से कहा कि हम पॉलिटिकल पर्सन हैं और हम समाजकरण भी करें, देश का इतिहास भी बताएं, राष्ट्रभक्ति भी करें, तो कहीं ना कहीं उसका हमको पॉलिटिकल माइलेज मिले, इस दृष्टि से वर्तमान कॉरपोरेशन चुनाव की दृष्टि से हम लोग नियोजन कर रहे हैं। आपने नकारात्मकता और सकारात्मक की बात की, इतनी नकारात्मक बढ़ गई है क्या? संपर्क टूटना यही एक नकारात्मकता है। वो संपर्क एक बार स्थापित हो गया तो नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कितना हो सकता है ये सब सकारात्मक? अभी आपके घर में जा रहे हैं, घर पहले भी जाते थे, इस बार घर जाने का पैटर्न बदला है। पहले पोस्टमैन जैसे जाते थे, अब अपने घर के लड़की की शादी है, इस प्रकार से घर के अंदर जा कर के चर्चा करके आना। एक चुनौती भैया जो रवि बता रहे हैं कि ये तो ठीक है कि आपने अपने लेवल पर इतना सब कुछ कर लिया, पार्टी कैडर मोबिलाइज हो गया। मेरे लेवल पे नहीं किया है। नहीं अपने लेवल पर है, सिटी प्रेसिडेंट इसको डिजाइन मैंने किया है। हाँ, नहीं, सिटी लेकिन प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट जो कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की समस्त टीम कर रही है, जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, वो नीचे रास्ते पे काम कर रही है। तो उनको एक दिशा देने का काम मैंने किया। फिर वो क्या होता है, बाद में वो चैलेंज खड़े होते हैं कि देश में प्रदेश में 3 पार्टी की सरकार है, आने वाला चुनाव है, आप उस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले हैं, तो बाकी जो 2 छोटे भाई हैं उत्पाती, उनके लिए कुछ पाती वाती रखेंगे या क्या इरादा है ऐसा? मैं तो स्पष्टता से कहता हूँ कि नागपुर शहर में भी युति होनी चाहिए। युति होनी चाहिए। युति होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसा विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पक्ष का जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से सीटों का वितरण हुआ, वही अभी भी होनी चाहिए। 108 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और करीब 30-32 सीट ऐसी थी जिस पर सेकंड पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए वह झुकता माप भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रहना चाहिए, कारण जो विधानसभा में हुआ वही महानगर पालिका में होना चाहिए और उस प्रमाण में अपने साथियों को साथ में लेकर के हमने चलना चाहिए। तो क्या नहीं, 30 और 108 नहीं, मैं 142 तक जाएंगे। 140। इसका मतलब कि बाकी लोगों को 10-12 ही मत मिलेंगे। नहीं, मत दो, मैं तो ये नहीं कह रहा ना। मैं तो इस स्वभाव का हूँ कि इतना बड़ा दरवाजा केवल स्क्रू पे टिका हुआ है, तो इसका मतलब स्क्रू का महत्व नहीं है क्या? दरवाजा कितना भी बड़ा हो, स्क्रू नहीं रहता तो गिर जाएगा वो।
नहीं इस पर हाँ, अच्छा नहीं बोल ठीक ठीक। बीच में सुना गया है कि पालक मंत्री जी ने बोला कि 30 ऐसे नगर सेवक कांग्रेस के हैं जिनको हम लेके आएंगे। हम इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी क्यों जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस के बलबूते पर जीतना है कि हमारे पास में वो क्षमता कम हो गई है, क्या हो रहा है? देखिए, पार्टी का संचालन करते समय पार्टी में नए लोग भी आए। जिस सेक्टर में पार्टी की पहुंच कम है उस वर्ग का व्यक्ति अगर पार्टी से जुड़ता है तो एक बड़े सिनेरियो में नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करना मुझे कहीं बुरा नहीं लगता। मैंने भी आपसे कहा कि मैंने कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बनाई है कि नए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं उसे वोटर के रूप में जोड़ना चाह रहा हूँ, वो उसे जनप्रतिनिधि के रूप में जोड़ना चाह रहे हैं। अब पालक मंत्री जी ने जो 30 नाम कहे हैं उसकी जानकारी पालक मंत्री जी ही दे सकते हैं, और इस विषय पे मेरी चर्चा उनसे हो जाएगी तो वो नाम मैं भी आपको दे दूंगा। दूसरा कि ये जो आप चुनाव का नेतृत्व करने जा रहे हैं, नेतृत्व करते हुए आप महानगर पालिका में दिखाई देंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर पालिका में मैं 2 बार सत्तापक्ष नेता रहा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा, मैं नागपुर शहर का महापौर भी रहा, और इन पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया है कि मैं जब शहर का नेतृत्व कर रहा हूं तो मुझे पूरे शहर में घूमने के लिए मुक्त किया जाएगा। ये मैंने मेरे तरफ से निवेदन किया। लेकिन पॉलिटिकली पार्टी का निर्णय पार्टी की वरिष्ठ टीम लेती है, और वो पार्टी की वरिष्ठ टीम जो निर्णय लेगी उससे मैं बाध्य रहूँगा। लेकिन मैंने मेरा मनोगत ये बताया है कि मुझे मुक्त रखा जाए कि मैं पूरे शहर में भ्रमण करके पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा से निर्वाचित कर सकूँ। महानगर पालिका के चुनाव कब तक होने की आपको? मुझे लगता है कि अक्टूबर माह में महानगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे। सितंबर 4 तक तो उन्होंने प्रभाग रचना दिया है। प्रभाग रचना के बाद में आपका रिजर्वेशन के बाद में उस पर आपत्ति सुझाव, एक वोटर लिस्ट है, एक वोटर लिस्ट आई है, पर आरक्षण है। सबसे बड़ी तो मुश्किल ये है कि आपको आरक्षण की प्रक्रिया करके 20-21 दिन आपको उसको देना है। उसके बाद में और बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसमें सारी चीज़ें आएगी, नामांकन, उसमें विड्रॉल, उस पर नहीं, मुझे ललिन की बात से लग रहा है कि 120 दिन वगैरह का 120 दिन का टोटल शायद प्रक्रिया लगती है। नहीं, वो तो ठीक है, पर वो कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी प्रभाग संरचना का जो काम है यह आप मोटा मोटी तौर पर समझ के चलिए कि ये इसलिए जटिल नहीं है कि 2021 में भैया कार्यक्रम घोषित जो हुआ उसके हिसाब से तो 4 सितंबर के पहले चुनाव आयोग उसको मंजूरी नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। तो 4 सितंबर तो आप समझ लीजिए कि ये प्रभाग रचना के सिस्टम में चला जाएगा। 4 दिसंबर बोला है, सितंबर। तो उस लिहाज में तो आप अभी ये तो समय आप प्रभाग रचना में जबकि उतना समय नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने बहुत यानी जैसे समिति के हस्ताक्षर के लिए 4 दिन का समय दिया। जो समिति पूरे इसमें प्रक्रिया में रहने वाली है उसको सही करने के लिए 4 दिन क्यों लगेंगे? खैर वो चुनाव आयोग का विषय है, लेकिन फिर भी यानी अगर सितंबर में प्रभाग रचना, तो आपने तो बहुत सारी हम हर समय आपने प्रक्रिया देखी है, मैंने भी देखा है, तो मेरे हिसाब से तो वो जनवरी के पहले पूरी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती अगर दिन गिने जाए जिस तरीके से। वार्ड की संरचना होने के बाद जो आरक्षण का विषय है, एक दिन में ड्राफ्ट लॉट निकाल करके आरक्षण हो जाता है। वार्ड की संरचना होने के बाद जो 7 दिन का समय है वो ऑब्जेक्शन के लिए मिलता है, 7 और 4 11, और जिस दिन ऑब्जेक्शन की दिन ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन हम ड्राफ्ट लॉट निकाल सकते हैं। जो कुछ सुनाई दे रहा है उसे यही है कि अक्टूबर माह में महानगर पालिका के चुनाव हो गए। एक भैया
चुनाव अगर ये 2021 की जनगणना हुई रहती तो कोई प्रॉब्लम तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कारण उस सेंसस के हिसाब से नए ब्लॉक्स बनते और सेंसन के हिसाब से जब नए ब्लॉक्स बनते तो उसके हिसाब से हमको फिर वो सारी चीज़ें करना पड़ती थी। अभी भी उसमें भैया अपनी सीट की संख्या भी बढ़ती थी, सारी चीज़ बढ़ती थी उसमें। नहीं, आप बता रहे थे 2022 का कुछ, 2022 के पहले अपन ने वो प्रभाग संरचना कर ली थी, तो बीच में जो वायरल हो रहा था कि वो 2022 की जो प्रभाग संरचना है वही संरचना के हिसाब से मोटा मोटी 2022 में जो प्रभाग जो 3 का था, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी 4 का चुनाव, 4 का प्रभाग है। नहीं तो वो संरचना एक दो जो ललेन ने जो पॉइंट रेज किया भैया कि एक तो ये जो प्रभाग संरचना है और ललेन कई नए एरियाज आ गए हैं, यानी कई चीज़ें सिटी में आ गई। आज भी अपन ने एडवर्टीजमेंट देखा कि वो पार्टी पुनः तकलीफ नहीं रही। नहीं ललेन वो सवाल नहीं है, लेकिन वो एरिया मैपिंग और अब जैसे पांजरा पहले तो मेरे ख्याल से वहाँ था, लेकिन अब तो सिटी आ गया होगा वो कुछ नहीं, टेबल पे बैठ के आज प्रभाग तैयार ऐसी खींच देंगे बस। नहीं वैसे ही खींचे नीरज की मर्जी वैसी। सिटी की बाउंड्री अध्यक्ष साहब ये नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसे ही खींचे जाते हैं। सिटी की जो बाउंड्री है जी भैया, वो बाउंड्री डिफाइन है। हाँ नया डेवलपमेंट एरिया जो जुड़ गया हाँ, वो अलग बात है। नहीं जैसे आप पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम यानी हमारा एरिया, अपना एरिया और ललेन का एरिया, मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं पूरे, जो नई नई बस्तियां आ गई है। तो फिर इनका यानी रेशो वाइज कैसे करेंगे अपन इसको? ऐसा है इसमें कि नई जनगणना नहीं हुई है। शासन के निर्देश ऐसे हैं कि सेंसस के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जाए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने जनगणना नहीं हुई है लेकिन इतनी संख्या बढ़ गई है इसलिए नागपुर में सीट बढ़ा दी थी और मुंबई में सीट बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या को अंदाजित नहीं कर सकते इसलिए बढ़ी हुई सीट रद्द कर दी ना। तो आपके डेवलप जो नए वार्ड है वहाँ वोटर ज़्यादा हो सकते हैं। डेंसिटी पुराने ही डेंसिटी लेकर चला। जोग्राफिकल बाउंड्री जो है सिटी की डिफाइन, उसके अंदर ही चुनाव होगा, वोटरों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। भैया ये कॉर्पोरेट सुन ललित, मैं पॉलिटिकल और कॉरपोरेशन इलेक्शन, क्या हम मेयर से तो बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं एक शहर अध्यक्ष से। और आप शहर अध्यक्ष हैं और आपके एक तो मुख्यमंत्री हैं नेता, एक नेता आपके केंद्र में नंबर 2 के नेता हैं। तो ऐसे एक शहर में आपके हिसाब से इसके विकास का एजेंडा और क्या होना चाहिए जो लेकर आप यानी एक मॉडल सिटी कहें हम, या एक ऐसा यानी ललित में थोड़ा सा वो टॉपिक अब डेवलपमेंटल एजेंडे पे ला रहा था कि क्या रह गया। देखिए आप बेहतर जानते हैं भैया, आपने इतने साल से पब्लिक लाइफ देखी है, यूएस में, यूरोप में, वहाँ के मेयर, जहाँ शेरिफ वाला अरेंजमेंट है वहाँ शेरिफ्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है। तो वैसे ही महानगर पालिका चुनाव मतलब एक शहर का अगला 5 साल यानी रादर उसके अगले 15 सालों का भविष्य तय करने वाली एक सरकार, और वो सरकार जिसका मुखिया एक सूबे का मुखिया है और एक देश का नंबर 2 का मुखिया है। तो कैसा आप चैलेंजिंग समझते हैं कि क्या एजेंडा होना चाहिए, या सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष ने सिर्फ यानी गुड़ी में चलना चाहिए? कैसा लगता है आपको? देखिए, शहर के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से माननीय नितिन जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। उन काम को मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से शहर में सड़कें बहुत बड़े प्रमाण में बनी हैं, फ्लाईओवर बहुत बड़े प्रमाण में बने हैं, स्ट्रीट लाइट में बहुत बड़ा परिवर्तन होकर के स्ट्रीट लाइट में परिवर्तन हुआ, खेल के मैदानों की संख्या बढ़ी है, खेल के मैदानों के साथ साथ बगीचों की संख्या बढ़ी है। ये सारी चीज़ें जनता के हित को साधने के दृष्टि से की गई है। इतना ही नहीं, नागपुर शहर में केवल 17 यूपीएससीज थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आज भारत सरकार ने 51 यूपीएससी बनाने का निर्णय लिया है और ये 51 यूपीएससी के अलावा 20 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। अर्थात हेल्थ के दृष्टि से भी करीब 71 सेंटर नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केंद्र सरकार के निधि से, केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि से संचालित करेगी।
इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ सारी जगह पर पैथोलॉजी लेबोरेटरीज़ होगी, और ये जो पैथोलॉजी लेबोरेटरीज़ होगी, इन पैथोलॉजी लेबोरेटरीज़ में केवल 10 रुपये में 21 प्रकार की टेस्ट हो जाएगी। यानी आप LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल 10 रुपये में कर लेंगे, जो बाहर 4,500 रुपये लगते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये जनता तक पहुंचाना और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से ये सारी चीज़ हमने यहाँ की है, ये इस्टेब्लिश करना। लेकिन आपने जो कहा कि आने वाले शहर के 15 वर्षों की दृष्टि से, तो नागपुर शहर में ये सब करते समय नागपुर शहर के सीवरेज डिस्पोजल पे ध्यान देना एक नितांत आवश्यकता थी। बीच के समय में, जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय से एक विषय प्रलंबित था, जिसको हम लोग दक्षिण, उत्तर और मध्य, ये सीवरेज ट्रीटमेंट की दृष्टि से हम पैसे मांग रहे थे। उस काम के लिए पैसे मिल गए हैं। वह काम होने के बाद शहर के ड्रेनेज के सिस्टम में भी आमूलाग्र परिवर्तन होगा, और ड्रेनेज के सिस्टम में जो अड़चनें दिखाई देती है, उसको बहुत हद तक हम लोग समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टि से जिस प्रकार से शहर का व्याप बढ़ रहा है, तो हम शहर से बाहर निकलने वाली जो सड़कें हैं, आपने देखा होगा कि पहले प्रताप नगर का जो रोड था उसको हम रिंग रोड कहते थे। उसके बाद एक नया रिंग रोड बन गया, उसको हमने आउटर रिंग रोड कह दिया। आज देखते हैं शहर का व्याप बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उस रिंग रोड के चारों तरफ भी बड़ी बस्तियां बस गई। तो आने वाले समय में शहर के ट्रैफिक को, आवागमन को सुगम करने की दृष्टि से और एक रिंग रोड बनाने की आवश्यकता हो सकती है करके, न्यू आउटर। इस दृष्टि से भी, विकास के दृष्टि से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टि से देखने की नितांत आवश्यकता है। नागपुर शहर में अजनी का जो प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल हब, वो पूरा होने के बाद उस जगह पर भी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस ट्रैफिक के नियोजन के दृष्टि से भी वहाँ से निकलने वाली जो सड़कें हैं, वो किस प्रकार से शहर से बाहर निकलने वाले पुलिया से, मार्ग से अबाधित रूप से जुड़े, उस प्रकार का भी नियोजन उसमें किया गया है। जैसे अजनी से सीधा हमको उमरेड रोड पे जाना है, इसलिए जैसी रोटरी आज अशोक चौक पर बन रही है, वैसे ही रोटरी मेडिकल चौक पर भी बनेगी। बगैर किसी सिग्नल को क्रॉस किए ऊपर के ऊपर लोग वहाँ से कामठी रोड चले जाए या वहाँ से उमरेड रोड चले जाए, इस प्रकार का नियोजन होगा। वहाँ से वर्धा रोड और वहाँ से भोपाल रोड जाने के लिए पहले से हमारे फ्लाईओवर बने हुए हैं। ये सारी चीज़ों की दृष्टि से, हमारे ट्रैफिक के संयोजन के दृष्टि से बहुत बड़े प्रमाण में काम हुए हैं, और जो काम बाकी है उसको करने की दिशा में भी बहुत बड़े प्रमाण में काम किए जाएंगे। एक बड़ा पट्टा जो मेट्रो से कवर नहीं हुआ है, जिसे हम ग्रेट नागरोड कह सकते हैं, जिसे नंदनवन का इलाका कह सकते हैं, सदर शाह, ये सारे जो इलाके हैं, ये कहीं ना कहीं नितिन जी के मस्तिष्क में रोप पे बस चला करके हम वहाँ का ट्रांजिट इधर ला सके, इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। उसका सर्वे भी हुआ है, और इस दृष्टि से शहर का ट्रैफिक सुगम हो सके, इसके लिए जितनी ज़्यादा कोशिशें हो सकती हैं वो करने के प्रयास शुरू हैं। भैया, राज्य के नंबर 1 और केंद्र के नंबर 2 नेता, निश्चित विकास हो रहा है। इस विकास को झेलने की महानगर पालिका में रखरखाव की दृष्टि से क्या क्षमता है? क्योंकि फिलहाल जिस क्षमता से काम कर रही है, वो उसके पास में नहीं होने की वजह से हर चीज़ निजी कंपनी के हाथों में जाती है। तो क्या भविष्य में भी ये सब चीज़ों के लिए निजी कंपनियों के हाथ में जाएगा? नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंजीनियरों की कमी थी। अभी एडवर्टीजमेंट करके 200 इंजीनियरों को हमने अपॉइंट किया। अगर हमको सब निजी कंपनी के हाथ में देना रहता तो शायद ये इंजीनियर हम अपॉइंट नहीं करते, हम किसी कंपनी से इंजीनियर हायर करते। हमने इंजीनियर अपॉइंट किया, इसका मतलब है कि हम अपने आप को स्वयं संपूर्ण बनाना चाहते हैं करके। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संख्या हमने एस्टेब्लिशमेंट में बढ़ाई, हमारे डिप्टी इंजीनियर की संख्या हमने एस्टेब्लिशमेंट में बढ़ाई, हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक होता था उसको हमने 2 किया। ये सारी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की दृष्टि से मैन पावर होना चाहिए, उसकी कमी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस दृष्टि से हमने ये प्रयास किए हैं। जो प्राइवेटाइजेशन का विषय है वो ऐसा है कि शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कितना होना चाहिए। एक और बड़ी ये जो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कितना होना चाहिए,
यह जो यक्ष प्रश्न खड़ा करता है, इसके आधार पर इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे को कम करने की दृष्टि से कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश है। शासन किसी योजना के अंतर्गत हमको अगर निधि प्रदान करती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसी बातें भी रखती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जब JNNU-RM में हमको पैसे मिले मनमोहन सिंह जी के समय में, या जिस समय हमने 6वां वित्त आयोग लागू किया, तो 6वां वित्त आयोग लगाते समय केंद्र सरकार ने लिख दिया था कि आपको अपने कर्मचारियों में 10% की कमी करनी पड़ेगी। हमने 6वां वेतन आयोग तो लगा दिया, लेकिन हमने कटौती नहीं करी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके देखने की नितांत आवश्यकता है। और जब हम कर्मचारियों की कटौती करेंगे, इसका मतलब हम मशीनों पर अवलंबित होंगे, और जब हम मशीनों पर अवलंबित होंगे तो उसके मेंटेनेंस से लेकर के सारी चीज़ें जो होगी वो एडवांस मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए उसको AMC ही देना पड़ेगा। महानगर पालिका में तत्क्षण टेक्निकली परिपूर्ण व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण ये मजबूरी, तांत्रिक विकास की मजबूरी है कि हमें कुछ चीज़ों प्राइवेटाइज में करना नितांत आवश्यक हो गया है। एक भैया वो नागपुर शहर का ही अगर हम विकास की बात करें, और तो दो तरह की चुनौतियां होती हैं। एक कि शहर में कई तरह की एजेंसियां, स्वायत्त एजेंसियां हो, सरकारी विभाग हो, वो एक साइमल्टेनियस वर्किंग करते हैं। यानी रिजर्व बैंक क्वार्टर चौक का रास्ता तो मेरे ख्याल से हिस्लप कॉलेज के सामने से वो चौक चौराहे तक का, ग्रामीण कार्यालय तक का 5 एजेंसी उस सड़क की मालिक है। 200 मीटर की मेरे ख्याल से एक मालिक है उस सड़क का। तो वो सड़क में कहीं गड्ढा हो जाए तो अपन PWD लिखते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो यानी तीसरे के ही हाथ में है करके। ये एक तो इसकी डुप्लीकेसी जो शहरी नियोजन में बहुत दिक्कतें पैदा करती है। इसको लेकर मैं फिर बोलता हूँ कि एक पार्टी प्रेसिडेंट की अपनी संगठनात्मक जिम्मेदारियों के अलावा एक रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष, जिसकी शहर के प्रति जो कि मेरा शहर कैसे डेवलप हो, बड़ा हो, मेरे लोगों को रिलीफ मिले, तो उस दृष्टिकोण से एक वो कैसा आप फेस करते हैं, उसको कैसा? मैं जब स्थायी समिति अध्यक्ष था तो आप सबको मालूम होगा मैंने शहर में कितने गड्ढे उसको गिनवाए थे। अब शहर के गड्ढे गिनवाने के बाद, और किसके हैं वो भी, शहर के गड्ढे गिनवाने के बाद किसके कितने गड्ढे हैं, इस दृष्टि से भी उसका नियोजन मैंने किया था। लेकिन कुल मिलाकर के उसके बाद मैं महानगर पालिका की वो समिति जिसके हाथ में पूरा महानगर पालिका का बजट होता है, उस दृष्टि से हमने निर्देश दिए थे कि सड़क किसी की भी हो, महानगर पालिका ये नहीं कह सकती कि ये दूसरे की जिम्मेदारी है करके, और हमने सारे गड्ढे बंद किए थे। उसके बाद सौभाग्य से देवेंद्र जी की सरकार आई, और देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद ऐसे जितनी सड़कें थी जिसमें एक की मलकियत, दूसरे की मलकियत, तीसरे की मलकियत, ऐसे झंझट होती थी, सारे की सारे सड़कों को सीमेंट रोड में परावर्तित कर दिया। और सीमेंट रोड में परावर्तित करने के बाद ये जो गड्ढों वाली अड़चनें थी वो अपने आप समाप्त हो गई, और आने वाले अनेक वर्षों तक सीमेंट रोड बनने के कारण वहाँ पर तकलीफ़ें नहीं होगी। यह भी इस्टेब्लिश हो गया, उसके साथ पानी निकासी की वहाँ व्यवस्था हो गई। यानी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अखबार लिखता था तो वैरायटी चौक से हम निकल करके अमरावती रोड पर जाते थे, तो शहर के बीच की सड़क थी, सबसे ज़्यादा बसेस का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से था, सबसे ज़्यादा नागरिकों को तकलीफ़ वहाँ होती थी। इस दृष्टि से सबसे ज़्यादा उस रोड के बारे में लिखा जाता है। लेकिन ऐसी जो समस्या है उसका निराकरण सीमेंट रोड की सड़क बना करके कर दिया गया है। आने वाले समय में ऐसी अड़चनें नहीं रहेगी। मैं आपको मज़ा बताता हूँ कि मैं 97 में फर्स्ट टाइम पहली बार नगर सेवक बना। जब मैं नगर सेवक बना तो एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम जोहरापुरकर था, और जोहरापुरकर आर्किटेक्ट मेरे पास आए, वो रोटरी क्लब में थे। मैंने वृक्षारोपण के लिए रोटरी क्लब से वृक्ष लगवाए। आपको ये भी याद होगा कि उस समय बर्डी फ्लाईओवर बन रहा था, तो एक जस्टिस चांदपुरकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, और वो कमेटी वृक्षारोपण के लिए आपको पेड़ के कटघरे देती थी, और आपसे एफिडेविट लेती थी कि आपका पेड़ अगर जिंदा नहीं रहा तो 450 रुपये दंड करेंगे करके। तो रोटरी क्लब के माध्यम से मैंने वृक्षारोपण कराए थे, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि जो भंडारा रोड है, ये भंडारा रोड नेशनल हाईवे है,
और नेशनल हाईवे ने एक पत्र महानगर पालिका को दिया है कि इसको आप टेक ओवर कर लो। अगर आप टेक ओवर नहीं करेंगे तो हम नेशनल हाईवे के नॉर्म्स से बनाएंगे। अब नेशनल हाईवे के नॉर्म से अगर वो बनाते तो पूरी बस्ती समाप्त हो जाती वहाँ। इसलिए मैंने कोशिश की, उस समय हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ठाकरे थे, उनके पास बैठ करके उसको मंजूरी दिलाई और महानगर पालिका ने उसको हस्तांतरित कर लिया। अब हस्तांतरित करने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये जब आज वो रोड डेवलपमेंट में निकला तो पता चल रहा है करके। मैं आदरणीय नितिन जी के पास गया, नितिन जी के पास जाकर के मैंने कहा कि ये जो रोड बन रहा है, इस रोड में रहने वाले बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका घर और दुकान उसी जगह पर है, और सारे के सारे प्लॉट को डेप्थ नहीं है, इसलिए परिवार समाप्त हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से सेंट्रल एवेन्यू रोड में आर्केड पार्किंग है कि पार्किंग और फुटपाथ दोनों बिल्डिंग के अंदर है और वहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति, इस प्रकार की अनुमति मिल जाए तो शहर का पुराना बस्ती जिंदी रहेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी करके। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि दयाशंकर, ये रोड बड़ा विचित्र है, ये रोड सुनील होटल तक आते हैं तो 100 फीट का होता है, सुनील होटल से जूना मोटर रेस्टोरेंट चौक तक आते हैं तो 80 फीट का होता है, और उसके आगे आते हैं तो 60 फीट का क्यों हो जाता है करके। मैंने बताया ये मैं नहीं कराया है करके, कारण अगर मैं ठाकरे जी के पास बैठ करके महानगर पालिका को रोड हस्तांतरित नहीं कर रहा था तो पूरा का पूरा रोड 100 फीट का हो जाता, और पूरा रोड अगर 100 फीट का हो जाता पूरी की पूरी बस्ती की बस्ती समाप्त हो जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहती हैं जो तत्सम समय आपने निर्णय लेकर के उस दिशा में आगे नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं उसके आगे चल कर के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। शहर बड़े होना चाहिए, शहर के रास्ते बड़े होने चाहिए, ये भी आवश्यक है, लेकिन शहर का हेरिटेज, शहर की पुरानी बस्तियाँ, शहर की पुरानी रीति रिवाज भी जिंदा रहने चाहिए। यह भी डेवलपमेंट के साथ में देखना नितांत आवश्यक है। भैया 109 में इस चुनाव में कितने प्रतिशत नए चेहरे देखने को मिलेंगे? सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या राय है? बस पार्टी तो लेगी निर्णय, आपकी। मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग जो 4-4 नगर सेवकों को 400 सभाएं लेने के लिए कह रहे हैं, ऐसे समझिए कि वो टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर है और उस पर हमारे पर्यवेक्षक लगे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अलावा वार्ड के सामान्य नागरिकों को रास्ते पर निकाल करके भाषण सुनाने के लिए ला सकता है, उससे उसकी लोकप्रियता दिखाई देगी। और सर्वे तो बाद में होगा, हमारे सामने एक पैमाना है जिस पर हम लोगों को परख रहे हैं। भैया आपने स्टार्टिंग में बोला कि जूना जो अध्यक्ष था उसको अपना मैसेज पहुंचा था वहाँ तक, ऐसा नाराजगी है? नहीं, नाराज़ी नहीं, इस समाज का दोष है ये। मैं केवल अध्यक्ष के नहीं, मैंने उसके साथ ये भी कहा कि अध्यक्ष के साथ साथ आज समाज में भी मैंने उससे ये जोड़ा कि आज हम शादी की पत्रिका भी व्हाट्सअप करते हैं। ने आप आपका बचपना याद कीजिए, आपके घर कोई चिट्ठी आती थी तो आप कितने खुश होते थे। अब कितने साल से आपके घर चिट्ठी नहीं आई, लेकिन चिट्ठी का जो आनंद था और व्यक्तिगत चर्चा का जो आनंद होता है वो अलग होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और व्यक्तिगत तौर पर हम एक दूसरे से बात करें, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में भाषण में बहुत बार कहता था कि एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि आप मशीन का विरोध क्यों करते हो, तो गांधी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मशीन में अगर आदमी का हाथ कट जाए तो मशीन की आंखों से आंसू नहीं निकलते। मैं उस व्यवस्था का विरोध करता हूँ जिसमें मानवीय संवेदना ना हो करके। मैं मशीन का विरोधी नहीं हूँ करके। तो जो मानवीय संवेदना व्यक्तिगत संवाद से स्थापित होती है, वो मानवीय संवेदना ना तो टेलीफोन से निर्माण होगी, न तो SMS से निर्माण होगी, या मैं कुछ क्रिएशन बना के भेजूँगा तो भी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जो संबंध है उसके मायने अलग होते हैं। आपको जिस टीचर ने पढ़ाया वो टीचर आपके सामने दिख जाए तो आप उसके सामने झुकते हैं ना। वर्तमान पीढ़ी तो अपनी टीचर के अलग अलग कार्टून के नाम से नाम रखती है। उसका एकमात्र कारण है कि आपके टीचर ने आपके हाथ पकड़ के आपको कलम हाथ में दिखाई और पट्टी पे लिखवाया है, उसके उस स्पर्श को आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो इसलिए व्यक्तिगत स्पर्श जो समाज से दूर हो गया है उसको पुनर्स्थापित करना नितांत आवश्यक है।
और राजनीतिक क्षेत्र में अगर ये एस्टेब्लिश होगा तो उसका एक दूरगामी परिणाम दिखाई देगा। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो व्यक्तिगत तौर पर जो संपर्क टूटा है जनप्रतिनिधियों का पब्लिक से, और ये हर मतलब पूरे नागपुर में ये हुआ है, तो इतने कम समय में अब तो घोषणा हुई है, तब दोबारा एक्टिव हुए हैं सारे लोग, दोबारा सक्रिय हुए हैं, तो लगता है इतने कम समय में वापस वो संपर्क बना लेंगे और इसमें कितनी कठिनाई होगी? मैंने बहुत स्पष्टता से बताया कि एन चुनाव के समय अगर ये जनप्रतिनिधि लोगों के सामने जाएंगे और वो जो गुस्सा जाहिर होगा, वो गुस्सा मतदान में विरोधी मतदान के रूप में जाता है। लेकिन 2 महीने पहले अगर वो गुस्सा जाहिर हो गया तो उस गुस्से को कंपनसेट करने के लिए समय है। हो जाएगा। कुकर ने सीटी नहीं दिया तो उसमें गास्केट रिलीज सिस्टम लगा हुआ है, और वो दोनों एक साथ काम नहीं करे तो ये कुकर का ढक्कन ऊपर उड़ता है करके। भैया एक सवाल है कि महापौर का चुनाव और चयन तो चुनकर आने वाले नगर सेवक का अधिकार है। बिल्कुल। पर सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने पार्षदों को चुनने के लिए एक थर्मामीटर तय कर दिया है, क्या पार्टी ने ऐसा कोई थर्मामीटर तैयार किया है कि उस थर्मामीटर की परख से ही पार्षद नाम महापौर चुने? देखिए, नागपुर महानगर पालिका हो चाहे पूरे भारत की महानगर पालिका, हर जगह महापौर कौन बनेगा ये निर्णय पार्टी करती है। लेकिन पार्टी किसको महापौर बनाएगी ये उसके बाद तय होता है जिस समय रोस्टर निकले। तो आने वाला रोस्टर क्या होगा उसके आधार पर तय होगा, और पैमाना अच्छा नगर सेवक बने ये होगा। तो जब नगर सेवक अच्छा बनेगा तो महापौर अच्छा ही बनने वाला है। तो नगर सेवक को चयन करने का पैमाना ही अगर टाइट रहेगा तो अच्छा आदमी नगर सेवक बनेगा तो वो अच्छा महापौर बनेगा। भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, पूरा एक अच्छी चर्चा आपके साथ हुई।